अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ परवेज़ सुंदीला। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, पंजाबी जी कहते हैं मंजी ठोकना। ये इसलिए मैंने मंजी ठोकने का कहा है कि बशीर मेमन साहब जो साबिक ऑफ़िसर हैं, हेड हैं अपने इदारे के, वो पहले भी 1 दफ़ा 2 दफ़ा इंटरव्यू दे चुके हैं। शाहज़ेब खानज़ादा साहब के उन्होंने जो साथ इंटरव्यू दिया है, वो काफ़ी सख्त इंटरव्यू है। मेरे ख़्याल में अगर ये इंटरव्यू नवाज़ शरीफ दौरे हुकूमत में होता, जिस तरह के उन्होंने इंकशाफ किए हैं, तो अब तक या किसी और हुकूमत के खिलाफ होता, तो अब तक पता नहीं क्या-क्या एक्शन हो जाते, गद्दारी और पता नहीं तबाही और पता नहीं किस किस्म के आर्टिकल, किस किस्म के टीवी टॉक शो और पता नहीं क्या-क्या हो जाता। लेकिन क्योंकि ये लाडले की हुकूमत है और लाडले की हुकूमत के खिलाफ ना कोई टीवी बोलता है, ना कोई लिखने वाला बोलता है और डेफ़िनेट कौन बोलेगा? लिखने वाले और टीवी वाले बोलेंगे, सियासतदान अगर बोल भी लें तो उनको कहाँ दिखाया जाएगा, टीवी वाले वहीं से सेंसर कर देंगे। बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं। सियासतदानों के खिलाफ तो जो उन्होंने कहा वो आप लोगों ने देखा। वो तो नॉर्मल है कि उन्होंने बुलाकर नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा और दूसरे सियासतदानों के खिलाफ जो कहा कि केस बनाओ और उन्होंने कहा जी केस बनाने के लिए कुछ होना चाहिए, कैसे केस बनाएँ? बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि तुम गिरफ्तार कर लो, केस बनते रहेंगे। वो भी नहीं किया डेफ़िनेट। तो बशीर मेमन साहब कहते हैं कि एक दिन जब उनके मैं पास गया, इमरान खान साहब के पास, उन्होंने कहा कि तुम तो काम करते नहीं हो। ये देखिए मैंने नैब को एक कॉल की, अगले दिन शहबाज शरीफ को पकड़ लिया गया। इसे कहते हैं वफ़ादारी। मतलब नैब इमरान खान साहब के साथ वफ़ादारी कर रहा है, ये एक ऑफ़िसर कह रहा है। लेकिन इस बात पे इस मुल्क के किसी भी अदारे पर वो चाहे जितना भी ताकतवर है, जूँ तक नहीं देंगी कि इसका कोई नोटिस लिया जाए। इतना बड़ा ऑफ़िसर है, इसकी कोई इंक्वायरी की जाए। इसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी खोल दें, भई तुम ये किस लेवल पे कह रहे हो? क्या सबूत है? क्या बात है तुम्हारे पास? लेकिन कुछ नहीं हो रहा। सियासतदानों की हद तक तो चलो ठीक है। आला अदलिया के खिलाफ क्या हो रहा था? आला अदलिया के जज के खिलाफ क्या हो रहा था? पहले एक छोटा-सा क्लिप सुनाते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से इस पे बात करें। अपने टीओआर से आगे बढ़ जाऊंगा। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पावर से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही करे, तो वो करे, वो कहेंगे तो हम करेंगे। मैंने उनको यही कहा था, लेकिन वो उनका ख्याल ये था कि नहीं हम भी कर सकते हैं, जिस बात पे थोड़ा सा डिस्प्यूट था मेरे ख्याल में। और मुझे ये लगा कि उन्होंने, अशफाक साहब का ये ख्याल था कि नहीं 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 मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा फिर आप करो, आप लोग एफबीआर वाले करना चाहते हैं। चेयरमैन तो नहीं था, ये तो डायरेक्टर था उस वक्त। अभी तो शायद मेरे ख्याल में प्रमोट भी हो गया और आजकल कोई एफबीआर में किसी पोस्टिंग पे लगा होगा। डॉक्टर अशफाक से आप पूछ लें। मैंने उसको समझाया था कि भाई व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट, क्या कर रहे हो तुम अपने साथ। और पाकिस्तान है, इसमें आईन है आइन, और ये कानून। हमारी सुप्रीम कोर्ट है। और मैं एज अ पुलिस ऑफिसर मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ पुलिस ऑफिसर मेरा तजुर्बा है कि हमारी जो जुडिशरी है वो हमारे जो जो उनके जो रूल्स है रेगुलेशंस है उसमें हम नहीं जा सकते। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक मतलब पढ़ लो आप, जो पढ़ लोगे तो आपको आसानी होगी और आपको समझने में आता था कि ये कोई आगे। तो मैंने कहा सर बिल्कुल करेंगे, मुझे नहीं पता था कि ये कोई आगे चल के कोई इस तरह की कोई इसके बात खिलाफ आएगी कि वो बिल्कुल ही ऐसे काजी फायज ईसा साहब के और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी एफआईए को। मेरा ओपिनियन मतलब उस वक्त बाद में जब हम जाकर के बैठे शहजाद अकबर के कमरे तो वो बात खुली कि जी काजी फायज ईसा का केस है। तो मैंने कहा कि भाई उधर भी फिर वो मुझे हम गए थे वहाँ पे मिनिस्टर लॉ के ऑफिस में। अब वो अशफाक साहब उसको डिनाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूँ कि ओपन इंक्वायरी करवा दें। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ डेट्स को आप वेरीफाई कर लें। इस चीज़ को चूंकि 2-3 साल हो गए तो डेट्स को आप वेरीफाई कर लें। फिर उसके बाद महीने के बाद मुझे शहजाद अकबर ने पूछा कि वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में कुछ कह रहे थे। तो मैंने कहा यार अभी तक आप लोगों ने जान नहीं छोड़ी, क्या कर रहे हो, मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप छोड़ दें, आपने तो नहीं किया ना, आप छोड़ दें। मतलब एक अदलिया के जज, मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ हुकूमत इस लेवल की चीज़ें कर रही है कि एफबीआर ट्रैवल के कुछ उनके ढूँढ के और उनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश की जा रही है या उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें ढूँढने की कोशिश की जा रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से फ़ारिग किया जाए ताकि आने वाले वक़्त में एक सच्चा और खरा इंसान, इंसाफ़ और कानून का जो बोलबाला बुलंद करने वाला इंसान है, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, वो किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट का हेड ना बने, चीफ जस्टिस ना बने, क्योंकि आने वाले दौर में अगर वो बन जाता है तो फिर तो बड़ा टफ टाइम देगा ना। वो फिर किसी अदारे की बात नहीं सुनेगा, किसी तगड़े की बात नहीं सुनेगा, किसी एजेंसी की बात नहीं सुनेगा, किसी का व्हाट्सएप नहीं देखेगा, किसी की कॉल नहीं सुनेगा, किसी के लिखे हुए मैसेज जो है वो पढ़कर नहीं सुनाएगा, सजाएं ऐसे नहीं देगा जैसे दूसरे ये जज मलक अरशद जैसे और एक और जजों के नाम अब क्या लेने हैं।
उनकी तरह मतलब कि पढ़ कर फैसले नहीं सुनाएगा, बल्कि ज़मीर की आवाज़ और इंसाफ पर चलेगा। जैसे कि फैज़ाबाद धरने का फैसला एक तरीही फैसला है, जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने लिखा था और सुनाया था, और शायद उसी वजह से आज तक उनके गले में ये चीज़ें फंसी हुई हैं कि उनको करप्ट साबित करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, सियासतदानों के खिलाफ तो चलो नजर आता था, लेकिन एक जज जो ईमानदार है, और अब उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि 17 में से 8 जज एक साइड पे हैं और 9 जज एक साइड पे। ये दावा किया जा रहा है कि अदलिया जो है वो डिवाइड हो गई है। तो कि आपने हासिल क्या किया है? इसका मतलब है कि आपने अदलिया को भी डिवाइड कर दिया है। जो 17 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से आपने डिवाइड कर दिया कि 8 कहते हैं या 9 कहते हैं कि जस्टिस काजी साहब ठीक हैं, 8 कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो आपने ये अचीव किया है, और झूठे केसों पर और उनकी मिसिस को इस उम्र में जो लाठी टेक कर आती हैं, और आके उन्होंने एक-एक चीज़ की आपको तफ़सील दी है। इंग्लैंड में घर कैसे बनाया, कितनी उनकी तनख्वाह थी, क्या उनकी जायदाद थी, कहाँ से वो खाते हैं, क्या वो पीते हैं। इस दौर में कोई इतना हिसाब रखता ही नहीं है, रख ही नहीं सकता। आप पाकिस्तान के किसी इंसान को पकड़ के दिखा दें, वो ये साबित कर दे कि वो क्या खाता है, उसने 1990 में क्या बनाया था, 80 में क्या हुआ था। ये इमरान खान साहब वाला जो केस है, ये तो जस्टिस साकिब निसार साहब बना के देंगे ना, वरना इमरान खान साहब तो 15 मिनट का नहीं साबित कर सकते। जिस गाड़ी पर वो झूठे ले रहे हैं, उस गाड़ी को साबित नहीं कर सकते हैं। जिस मालियों को उन्होंने अपने गार्डन में रखा हुआ है, उनकी तनख्वाह साबित नहीं कर सकते, उनके पास है क्या। लेकिन क्योंकि जब तुम जज किया हुए तो फिर किहड़ी टेंशन है, जज ने जो मर्जी लिख देना ਤੁਹਾਡੇ हक च आके। एक और छोटी सी क्लिप सुनाता और उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। वसीम साहब ज़ाहिर है एक बड़े मंझे हुए वकील हैं, और जब आप उन्हें समझा रहे थे वो किस बात पे करने से, वो क्या कह रहे थे कि आप क्या केस बनाएंगे जिसको वो जीत लेंगे? जब वो कह रहे थे मुझ पे छोड़ देना, कोई सहारा नहीं हो, क्या केस बनवाना चाहते थे आपसे कि ये केस बना दो और मैं जीत जाऊंगा? मनी लॉन्ड्रिंग का था बेसिक उनका, जो था कि ये आपका मैंडेट है, आप ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस करें। मेरा 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 ओपिनियन यही था कि हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही कर सकती है, या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हमें कह सकती है। हम गवर्नमेंट के बोलने पे ये नहीं कर सकते। जाहिर है जिनकी वजह वो हमें कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दें। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान से पैसे बाहर बैगों में भर भर के लेके जा रहे हैं। यार कोई हद होती है, खुदा का खौफ होता है यार। तुम लोग एक शरीफ इंसान पर, एक जिसकी गवाही जो है वो पूरा पाकिस्तान दे रहा है, एक ऐसे जज के ऊपर एक ऐसा केस बनाने के बारे में कह रही हो जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तुमने समझा हुआ वो भी शहबाज शरीफ है, बना लोगे दब लोगे। वो भी हमजा शहबाज है, उनकी भी टीटियां दिखा दिखा के उनको मतलब कि नीवा कर लोगे। वो जज है यार, उसने एक एक चीज संभाल के रखी हुई है, और फिर उसकी एक हिस्ट्री है कि वो हिस्ट्री से चलता रहा। वो आसफ अली जरदारी थोड़ी है कि आप लोग कह दोगे और दुनिया मान लेगी कि आसफ अली जरदारी के रेहान अली के साथ जो है वो तलकात होंगे और वो उसके पैसे लेके जा रही थी, दुनिया मान लेगी। सारे बंदे की कुछ हिस्ट्री भी ऐसी होती है। ये चीफ जस्टिस बनने वाला वो जज जो सच्चा और खरा है, आप उस पर एक केस बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का। खुदा का खौफ करे यार, क्या हो क्या गया इस मुल्क के। और कौन कह रहा है? फरूक नसीम, जो कि एक वक्त में कहता था कि नेल्सन मंडेला है, तहफ़्फ़ुज़ है। और शहजाद अकबर साहब तो जाहिर है उनका बैग तैयार है, वो तो 1-2-4 दिन पहले जो है वो इंग्लैंड का ट्रैवल करेंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। ये बड़ी दावे वाली बात है। जो ये केसों पे केसें बना रहे हैं, और जो इस हुकूमत को और इस हुकूमत को लाने वालों को खुश करने के लिए कुछ भी करने की हद तक जा रहे हैं। डेफिनेट उनकी मजदूरी है, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन चूना जितना पाकिस्तान को वो लगा चुके हैं, उसका कोई अंदाज़ा नहीं। चाहे वो इंग्लैंड वाले केस हों, जो मियाँ साहब के पैसे ढूंढने निकले थे, वहां पे जितना पाकिस्तान की नुकसान हुआ, पैसों का नुकसान हुआ, इस अवाम के टैक्स का नुकसान हुआ, जग हसाई हुई, वो अलहदा है। लेकिन ऐसे किरदार जो है वो हर हुकूमत में कहीं ना कहीं से एक आध आ जाता है, जो कि हुकूमतों के लिए, पाकिस्तान के लिए बायसे शर्मिंदगी बनता है। शहजाद अकबर साहब भी उनमें एक हैं, फरूक नसीम साहब भी उनमें हैं। ऐसे बड़े किरदार आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बशीर मेमन ने जो इंकशाफ किए हैं, अगर ये मेरे ख्याल में कोई और हुकूमत होती तो अब तक पाकिस्तान के बड़े बड़े तगड़े अदारे हरकत में आ चुके होते हैं और वज़ीर आज़म के खिलाफ मीडिया में हर जगह पे पता नहीं क्या 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 कर देते। लेकिन क्योंकि ये लाडला है और लाडले की हुकूमत कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए लाडले को 7 खून माफ ने, तो लाडले को अगर 7 खून माफ है, मैं और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं और आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि लाडला कब जाएगा, कब जा रहा है, और लाडले के खिलाफ क्यों कुछ नहीं होता। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से दूसरी वीडियो मुलाकात।